Okay. Hello chatters, my name is Rohit and you are watching Wrestle Chatter. तो क्या फिन बैलर का खत्म टाटा गुड बाय हो गया एनएक्सटी से, क्योंकि आज हमको एनएक्सटी के शो पर कुछ इसी बात के हिंट मिले हैं। पॉल हेमन के अकॉर्डिंग तुमको रोमन रेंस के सिर्फ जन्मदिन के दिन उनको एक्नॉलेज या फिर सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए। रैंडी ओर्टन ने भाई रिएक्ट किया है जिस तरीके से रिडल ने आरकेओ लगाया, और एक बड़ी सैड न्यूज़ है अलेक्सा ब्लिस के बारे में, कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो गई उनके साथ चीज़ें। तो सारी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। बस आप लोग हर बार की तरह वीडियो से चिपके रहना, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, वीडियो को लाइक कर देना, और हाँ भाई सब्सक्राइब भी कर दो चैनल को, इससे चैनल का होता है फायदा। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आज हुए एनएक्सटी के शो के बारे में, जहां पर आपको पता है बहुत टाइम से फैंस इसके लिए हाइप्ड थे। कैरन क्रॉस वर्सेस फिन बैलर का मैच एक बार फिर से एनएक्सटी चैंपियनशिप के लिए, और इस मैच से हमको डायरेक्शन पता लग जाती है कि आने वाले कुछ महीनों में एनएक्सटी के अंदर क्या होने वाला है। एक बार फिर से मैं तो आपसे कह ही रहा हूं कि फिन बैलर कैरन क्रॉस की फ्यूड कितनी ही लंबी चला दो, इसको देखने में हर बार उतना ही मजा आएगा। मैच इसके कमाल के डिलीवर करते हैं, और आज भी यही सेम चीज थी। भले ही कमर्शियल थे, उसकी वजह से थोड़ा सा मामला गड़बड़ हो जाता, लेकिन स्टिल ये काफी बढ़िया मैच था। और रिजल्ट क्या निकलता है, कैरन क्रॉस ने एक बार फिर से फिन बैलर को हरा दिया है अपना सबमिशन मूव लगा के, और फिन बैलर एनएक्सटी चैंपियनशिप नहीं जीत पाए। अब गाइज यहां से जो एक प्योर स्पेकुलेशन आ रही है वो ये कि अब फिन बैलर का कोई काम नहीं रह गया एनएक्सटी के ऊपर, और अब वो सीधा मेन रोस्टर के ऊपर ही आएंगे, क्योंकि अब वो एनएक्सटी चैंपियनशिप हारे, उसके बाद दोबारा उसके लिए गए, फिर से हार गए। तो ऐसे में यहाँ पर कोई सेंस अब लग नहीं रहा कि फिन बैलर का बनता है एनएक्सटी के ऊपर किसी दूसरी चैंपियनशिप के लिए जाना। जब आपके पास ऑलरेडी एनएक्सटी चैंपियनशिप जीतने के मौके आए, आप जीत भी गए, तो मेरे ख्याल से अब यहाँ पर इसका सेंस बनता नहीं है। और शायद ऐसा हो सकता है कि अब सबसे ज़्यादा चांसेस है कि फिन बैलर जो है फाइनली आ जाएंगे मेन रोस्टर के ऊपर, और जो उनको अपना टाइम देना था एनएक्सटी के ऊपर वो उसको दे चुके हैं। वेल आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि क्या आप लोग अभी एनएक्सटी के ऊपर ही देखना चाहोगे फिन बैलर को, या फिर उनको रॉ स्मैकडाउन के ऊपर आना चाहिए। और हाँ भाई विंसिक, मैं तुमसे एक दरख्वास्त है कि अगर तुम मेन रोस्टर पर लेकर आ रहे हो फिन बैलर को, तो एटलीस्ट उतनी अच्छी बुकिंग तो कर देना जैसी एनएक्सटी पर हमने उनकी देखी है। तो बस यही रहेगा, और बाकी देखते हैं फिर एनएक्सटी के जाने के बाद अगर फिन बैलर आते हैं मेन रोस्टर के ऊपर तो उनका जो फ्यूचर है वो कैसा होता है। बाकी हाँ, आज एनएक्सटी का शो काफी कमाल का था। बात करते हैं गाइस हम लोग मनी इन द बैंक के बारे में। तो अब क्योंकि आपको पता है क्राउड वापस आ रहा है, क्राउड आने से फैंस बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, तो इसकी वजह से हुआ क्या है कि मनी इन द बैंक की जो प्री सेल टिकट्स थी बहुत ही तेजी से वो बिक गई, लगभग 11,000 के आसपास अवेलेबल थी, और अब ये जो है ऑलरेडी सारी की सारी बिक चुकी है। मनी इन द बैंक अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ, 16 जुलाई को होगा स्मैकडाउन, उसके बाद 18 जुलाई को, हाँ एक दिन बाद, एक दिन छोड़ के संडे आता है, तो फिर उसके बाद आएगा मनी इन द बैंक, और उसके बाद 19 जुलाई को होगी मंडे नाइट रॉ। तो जो मनी इन द बैंक के टिकट्स है भाई वो खचाखच बिक चुके हैं प्री सेल, तो ऐसे बिके कि बस डब्ल्यूडब्ल्यू को कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ी। और शो डब्ल्यूडब्ल्यू का कैसा भी चल रहा हो, प्रोडक्ट कैसा भी हो, लेकिन आपको पता है क्योंकि क्राउड वापस आ रहा है, तो बहुत टाइम के बाद जिनको आदत होती है लगातार शोज अटेंड करने की, वो तो भूल ही चुके हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यू के शो में लाइव बैठना कैसा होता था। तो ऐसे में वो फैंस तो भाई उनके अंदर तो चुल उठेगी, और इसका फायदा डब्ल्यूडब्ल्यू को हो रहा है। अब यार टाइम अभी लगेगा थोड़ा सा, अभी 2 महीने के आसपास का टाइम है, लेकिन होप करते हैं वाला टाइम जो है जल्दी से आ जाए, और उसके बाद बड़े बड़े स्टार्स भी आएंगे, तो शायद डब्ल्यूडब्ल्यू का प्रोडक्ट जो अभी बहुत ज़्यादा फीका चल रहा है वो डेफिनेटली बहुत अच्छा हो सकता है। नेक्स्ट अपडेट की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं, और ये बहुत जल्दी कर दिया डब्ल्यूडब्ल्यू ने। आपको पता है रेसलमेनिया के बाद हमको अदनान विर्क देखने को मिले थे, विर्क की प्रोनाउंस करेंगे यहाँ से, जो कि रॉ पर कमेंट्री कर रहे थे, और उनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया। मैंने कभी इसके बारे में कमेंट नहीं किया, क्योंकि मैं रॉ से ही परेशान हूँ, तो भाई कमेंट्री कैसी हो रही है उससे मुझे ज़्यादा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू ने इस मेन स्ट्रीम नाम को लेकर तो आए अपनी अनाउंस करने के लिए, मतलब कमेंट्री करने के लिए। उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था पास में डब्ल्यूडब्ल्यू की कमेंट्री करने का, और अब डब्ल्यूडब्ल्यू ने उनको जो है मतलब इस काम से हटा दिया, और अब जो उनकी डायरेक्शन है वो अलग अलग हो चुकी है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं भाई ये तुमने किया क्या, अगर तुमको इस बंदे को इतनी भगाना था तो लेके क्यों आए। और वैसे भी काफी सारे लोग अदनान विर्क की जो कमेंट्री है उससे डिसअपॉइंटेड ही थे। अब ये महाशय तो चले गए, देखते हैं डब्ल्यूडब्ल्यू इनके स्पॉट को फिल करने के लिए किसको लेकर आती है। लेकिन ये छोटी सी अपडेट है जो कि मैंने आपके साथ शेयर कर दी इस वीडियो के अंदर। नेक्स्ट गाइस हम लोग बात करते हैं जॉन सीना के बारे में, और आपको पता होगा कि फास्ट एंड फ्यूरियस 9 आ रही है, और इसको प्रमोट करने के चक्कर में एक बहुत बड़ी दिक्कत में आ गए जॉन सीना। अब जॉन सीना और चाइना का रिलेशन आपको पता है कैसा है। जॉन सीना काफ़ी ज़्यादा चाइनीज़ लोगों से इंस्पायर होते हैं, उनको वहाँ का कल्चर काफ़ी पसंद आता है। इवन उन्होंने तो इसके लिए पूरी लैंग्वेज भी सीख ली थी, मतलब आपको पता है बहुत साल वो चाइना में बिता कर आए, बहुत साल तो नहीं, अभी पिछला कुछ टाइम उन्होंने चाइना के अंदर ही बिताया था किसी अपने प्रोजेक्ट के लिए। तो उन्होंने क्या किया, इस मूवी को प्रमोट करने के चक्कर में ताइवान को उन्होंने कंट्री कह दिया, और आपको पता है चाइना और ताइवान क्या कुछ यहाँ पर चलता रहता है। तो इसकी वजह से उनको बहुत ही ज़्यादा हेट मिलने लग गई, क्योंकि ताइवान को एक कंट्री बुला देना जब उसको चाइना का पार्ट माना जाता है, तो ऐसे में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर दिक्कतें खड़ी हो गई थी जॉन सीना के लिए। और इमीडिएटली ये बात रियलाइज़ हुई जॉन सीना को कि उनके खिलाफ क्या चीज़ें उठ रही हैं,
तो उन्होंने एक अपॉलॉजी वीडियो उनको डालनी पड़ गई। मतलब इतना ज़्यादा जॉन सीना के ऊपर प्रेशर बन गया। अगेन उन्होंने यहाँ पर जो अपॉलॉजी वीडियो डाली वो भी जो वहाँ का वीबीओ करके प्लेटफॉर्म है, क्योंकि आपको पता है चाइना में जो प्लेटफॉर्म है हमारे सारे जो हम यूज़ करते हैं अपने इंडिया में या फिर यूएसए के अंदर, वो सारे बैन ही, उनके अपनी अलग प्लेटफॉर्म रहते हैं। तो उनको वहाँ पर एक पूरी अपॉलॉजी वीडियो डालनी पड़ गई कि उनके जो कमेंट्स थे वो गलत थे, उनका वैसा मतलब नहीं था। तो भाई देखो ऐसा ऐसा सीन हो जाता है सोशल मीडिया पर, जो भी आप बात बोल रहे हो उसका क्या का क्या बनाया जा सकता है, क्या बन जाता है, भले ही आपकी इंटेंशन वैसी नहीं होती है। और जब जॉन सीना जैसे नाम के साथ ऐसा हो सकता है तो भाई फिर हम लोग तो क्या ही चीज़ है। तो भाई जो भी कुछ करना संभल के करना। अभी रिसेंटली आपको पता भी होगा ना कि वो अरुणाचल प्रदेश के एमएलए ने कुछ कहा था, पबजी जो मोबाइल ये गेम आ रहा है, पबजी तो नहीं है दूसरा नाम है, तो उसको लेकर किसी एक यूट्यूबर ने पारस करके नाम कुछ बना दिया था, उनका मजाक। अब भाई वो कितनी अब दिक्कतों में है, तो जो भी हो भाई सोशल मीडिया पर संभल के रहो। अभी वैसा नहीं रहेगा कि आप कुछ भी बक के चले जाओगे और कोई भी आपको जो है झेल लेगा। ये खैर आपके लिए एक यहाँ पर मैंने एक क्या दे दिया, एक लेसन दे दिया। नेक्स्ट स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं और बात करते हैं रोमन रेंस एंड पॉल हेमन के बारे में। अब रोमन रेंस का भी अभी जन्मदिन गया है, तो उनके जन्मदिन की मुबारकबाद उनको, बहुत ज़्यादा ऐसे हमको वो एंटरटेन करते रहें। लेकिन पॉल हेमन का इसके ऊपर बिल्कुल ही अलग टेक है। उन्होंने ये कहा कि तुम क्या लोग हो, तुम रोमन रेंस का जन्मदिन है सिर्फ इस वजह से रोमन रेंस को सेलिब्रेट कर रहे हो, सिर्फ इस वजह से तुम उनको एक्नॉलेज कर रहे हो, बल्कि तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए। तुमको रोमन रेंस को एक्नॉलेज करना चाहिए, सेलिब्रेट करना चाहिए इस वजह से क्योंकि वो कंपेलिंग कैरेक्टर है, वो पूरी कंपनी को अपने कंधों पर लेकर चलता है। उसने कैसे सारा जो लैंडस्केप है वो चेंज कर दिया। इतनी लंबी चौड़ी उन्होंने यहाँ पर बात लिखी है कि तुम WWE यूनिवर्स का पार्ट हो, तुमको प्राउड होना चाहिए, इस वजह से तुमको रोमन रेंस को एक्नॉलेज करना चाहिए। और भाई जो उन्होंने फोटो भी यहाँ पर डाली है ना रोमन रेंस, मतलब क्या कूल लग रही है यार। एक बार देखो जिसने भी आर्ट बनाई है भाई, मैं तो फैन हो गया इसका। रोमन बिल्कुल किंग की तरह बीच में बैठे हुए हैं, साइड में जे उसो एंड पॉल हेमन है, तो देखकर इसको काफी अच्छा लग रहा है। और पॉल हेमन की तो भाई बातें ऐसा लगता है कौन से यूनिवर्स से वो ऐसे सेंटेंसेस लेकर आते हैं जो इतना ज़्यादा लोगों के दिमाग में छाप छोड़ते हैं। और रोमन रेंस के साथ उनको पेयर करना भाई, कि जिसने भी ये सोचा, वैसे पॉल हेमन नहीं सोचा, बहुत ही ये बेस्ट डिसीजन था। तो ये रोमन रेंस के बर्थडे पर कहना था पॉल हेमन का। बाकी एक तरफ सब लोग उनको सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन पॉल हेमन कह रहे हैं सिर्फ आज नहीं बल्कि 365 के 365 दिन तुमको सेलिब्रेट और एक्नॉलेज करना चाहिए रोमन रेंस को। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि रोमन रेंस अगर अभी के टाइम में WWE में नहीं होते तो क्या बंटा धार हो रहा होता वो मैं भी इमेजिन नहीं कर सकता। खैर हम लोग चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ और बात करते हैं एलेक्सा ब्लिस के बारे में। अब ये एक ऐसी चीज है एलेक्सा ब्लिस के साथ जो किसी के लिए ऐसी हो सकती है कि अरे इस बात को इतना बड़ा बनाने की क्या जरूरत है, लेकिन जिसके साथ हुई है वही एक्चुअल में समझ सकता है कि हुआ क्या। अब मंडे नाइट रॉ से ठीक पहले एलेक्सा ब्लिस के साथ ये प्रॉब्लम हुई। अगर आप एलेक्सा ब्लिस को फॉलो करते हो इंस्टाग्राम पर, तो उनका पेट है जो कि एक पिग है और उसका नाम लैरी है नहीं, वैसे मुझे था बोलना चाहिए क्योंकि अब वो इस दुनिया में नहीं है। तो हुआ क्या कि एलेक्सा ब्लिस ने ऐसी पोस्ट डाली कि जो भी पेट एनिमल को देखते हैं डॉक्टर्स, जो वेट होते हैं, वो नहीं अपने पिग को वो एलेक्सा ब्लिस के पिग को देखना चाहते हैं, क्योंकि सिर्फ इस वजह से कि वो पिग है। इसकी वजह से एलेक्सा ब्लिस परेशान होगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनके जो लैरी है उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। इंस्टाग्राम पर हर जगह उन्होंने जो है अपने ही फैन से मदद मांगने की कोशिश करी कि अगर तुम्हारे पास कोई वेट है जिसका तुम कर सकते हो, लेकिन इवेंचुअली हुआ क्या, कोई भी हेल्प नहीं आई एलेक्सा ब्लिस के लिए ज़्यादा, और लैरी अब इस दुनिया में नहीं है। और सबसे सैड बात पता है इसमें क्या है कि लैरी का बर्थडे भी आ रहा है कल। तो मतलब एलेक्सा ब्लिस ने ऑलरेडी उनको उसके जन्मदिन को सेलिब्रेट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर कर ली थी, ऐसे सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन अब वो सारे प्रोडक्ट उनके घर पर रिसीव हो गए, जिसकी फोटो भी एलेक्सा ब्लिस ने डाली। लेकिन एक्चुअल में अब सेलिब्रेट करने के लिए लैरी उनके साथ नहीं है। और आप एक इंस्टाग्राम पर उन्होंने वीडियो भी डाली IGTV पर, आप देख सकते हो एलेक्सा ब्लिस कितनी ज़्यादा इमोशनल है। मतलब ये बात शायद वही बंदा समझ सकता है जिसके पास कभी कोई पेट रहा होगा और वो पेट उसके साथ नहीं है, किसी भी रीज़न की वजह से चला गया, भाग गया या फिर नहीं रहा। मैं इस बात को बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ, लेकिन क्योंकि वो एक पिग है इस वजह से उसको ऐसी ट्रीटमेंट मिली। एंड एलेक्सा ब्लिस यही कह रही है कि अब वो उनके जन्मदिन को इसी तरीके से सेलिब्रेट करेंगे जहाँ पर वो बाकी जो एनिमल्स हैं उनको रेस्क्यू करने के लिए सारे पैसे वैसे मतलब चैरिटी एक तरीके से वो करने वाले हैं, लेकिन सेलिब्रेशन तो लैरी के बर्थडे का ज़रूर होगा। तो इसकी वजह से एलेक्सा ब्लिस काफ़ी ज़्यादा परेशान है। और हाँ, वो रॉ पर भी नहीं आई थी, रॉ के लिए वो चली ज़रूर थी, वो बैक स्टेज थी, लेकिन शायद ये एक रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से WWE ने कैमरास के ऊपर उनका यूज़ नहीं किया। तो बड़ी ये सैड न्यूज़ है एलेक्सा ब्लिस को लेकर। बाकी इस तरीके से अगर हर्ट हुई है एलेक्सा ब्लिस तो ये देख के अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो हमेशा जो है काफ़ी हंसती खेलती रहती हैं। बाकी इसके बारे में आपके कमेंट है, मुझे आप लोग बताना ज़रूर, लेकिन बहुत बुरी चीज़ है। और होप कि इसकी वजह से अब लोग थोड़ा सीखें और एनिमल्स को भी वो सीरियसली लेना शुरू कर दें। खैर हम लोग चलते हैं हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ और बात करते हैं द वाइपर रैंडी ओटन के बारे में। और रॉ पर हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से रिडल ने फिनिशर का यूज़ किया रैंडी ओटन के। तो इस बात के ऊपर रैंडी ओटन का रिएक्शन भी आया है और उन्होंने एक तरीके से तारीफ तो करी है रिडल की, लेकिन उन्होंने ये कहा कि तुम मेरी चीज़ों को चुराना बंद कर दो। शायद ये एक वार्निंग भी हो सकती है रिडल के लिए। अब ये तो हमको लग रहा है कि रिडल और
रैंडी ऑर्टन की टीम है, कितना ही अच्छा कर जाए, लेकिन एक टाइम पर शायद रैंडी ऑर्टन धोखा दे सकते। तो फिलहाल यहाँ से कुछ हिंट तो मिल रहे हैं, लेकिन खैर ये भी मैं सोच रहा हूँ कि रैंडी ऑर्टन रॉ पर क्यों नहीं थे। तो देखते हैं जब नेक्स्ट वीक आते हैं दोनों साथ में तो क्या खिचड़ी पकती है। लेकिन गाइस हमारी जो आज की वीडियो थी ये तक की थी। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।